Okay, good afternoon, Kunal. हम लोग जॉब, मेरी आवाज आ रही है ठीक से? नहीं आ रही है? यस मैम, यस मैम, बहुत स्लो आ रही है, थोड़ी स्लो है। ठीक है, आप चेक करो, आप अनम्यूटेड हो कि नहीं। ठीक है, एक बार मुझे देख लो। एक मिनट, मैं कुछ और यूज करती हूँ, इसमें आवाज ठीक से। ठीक है, अभी आ रही है मेरी आवाज? एक बार तुम बोल के देखना। यस मैम। ठीक है, तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ने जॉब एनालिसिस के मेथड्स पढ़े थे कि कौन कौन से मेथड से, क्वेश्चन आयर के मेथड से, तो एक्सपर्ट व्यूज के मेथड से। पल्लवी, सम पल्लवी इज इन योर क्लास? कोई पल्लवी है क्या आपकी क्लास में? मैम है शायद, लेकिन मैंने लेट मी चेक। पर्सनल नहीं जानता हूँ हाँ, मैं। ओके, मैं एक बार देख लेती हूँ अटेंडेंस में उसका नाम होगा, देन आई विल अलाउ हर टू ज्वाइन। हाँ, देयर इज अ पल्लवी। ओके, अभी नहीं कोई दिख रही है। इफ आई सी हर आई लेट हर ज्वाइन। ठीक है, ओके। तो हम लोग ये सब पढ़ चुके थे। प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस में भी अपने ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस है, उसके बाद कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव या की पोजीशंस है, किस तरीके से डेटा कलेक्ट करना है, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, इनके साथ हमारा प्रोसेस खत्म हो गया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा देखा था, जॉब एनालिसिस के लिए कैसे कैसे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो खुद से पर्सनल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके, काम करके, पर्सनल यस मैम। ऑब्जर्वेशन के थ्रू, जहां हम कुछ करेंगे नहीं लेकिन हम ऑब्जर्व करेंगे क्रिटिकल इंसिडेंट्स, यानी जो काम करने वाले हैं, प्लस उनके जो इनकम्बेंट है या सुपरवाइजर, इनकम्बेंट मतलब जो कर रहे हैं, और सुपरवाइजर यानी जो सीनियर्स, उनसे हम क्रिटिकल इंसिडेंट्स के बारे में पूछेंगे। बहुत सारे इंसिडेंट्स, कोई एक इंसिडेंट नहीं, बहुत सारा ऐसा कोई इंसिडेंट होगा जो वो बात बताएंगे, और उस इंसिडेंट के बेसिस पर हम बांटेंगे कि क्या इफेक्टिव है और क्या इनइफेक्टिव बिहेवियर है वर्कर का। इनइफेक्टिव बिहेवियर में जिस बिहेवियर से काम पे कुछ खास असर नहीं पड़े, और इफेक्टिव मतलब जिसकी वजह से काम पे असर डायरेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसको बोलते। तो ये क्रिटिकल इंसिडेंट के, ये क्वालिटेटिव टेक्निक है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि काम का क्वालिटेटिव टेक्निक्स है। ठीक है ना, इसको नंबर फॉर्म में नहीं हम बोल करके, क्वालिटी, गुड, बैड, बेटर, एवरेज, इस टर्म में हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर इंटरव्यू मेथड है, जहां आप इंटरव्यू के थ्रू सुपरवाइजर्स, इनकम्बेंट से इंटरव्यू लेकर के वहां का जॉब डिस्क्रिप्शन डिसाइड कर सकते हैं। पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, यानी जहाँ पे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से पता चलता है कि क्या वहां पे जॉब डिस्क्रिप्शन है, वहां का क्या क्या काम होना चाहिए, क्या क्या वहां पे नीड है। ठीक है ना, किस तरीके का काम का, किस तरीके के टैलेंट का, स्किल्स का रिक्वायरमेंट होगा उस काम पे। डायरी मेथड, यानी एवरीडे जो भी कोई काम करता है उसका एक डायरी मेंटेन कर सकता है, जिसके बेसिस पे पता चलेगा कि इस आदमी को क्या क्या काम करना पड़ता है। एंड फाइनली इस क्वेश्चनायर मेथड। इसके अलावा हमने कहा था कि कुछ पीएक्यू है, पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनायर, जो क्वांटिटेटिव है। ठीक है ना, ये क्वांटिटेटिव टेक्निक है। इस टेक्निक में लगभग 6 अलग अलग 6 मेजर डिविजन्स में 194 आइटम्स को रखा गया था। जैसे ये डिविजन्स क्या थे, जैसे कि इंफॉर्मेशन इनपुट मतलब कि इस काम को
करने के लिए कितने इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, राइट? इंफॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे कि रिटन मटेरियल में, विजुअल एड्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होगा इस काम को परफॉर्म करने के लिए, इस जॉब को करने के लिए। मेंटल प्रोसेस में था कि क्या क्या रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे डिकोड करेंगे, कैसे कोडिंग करेंगे इंफॉर्मेशन का, ये सब मेंटल प्रोसेस में आएगा। ये इंफॉर्मेशन हम मेंटल प्रोसेस के अंदर ले सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज यानी उसको क्या क्या काम करना पड़ेगा, मान लो टाइप राइटिंग करना पड़ेगा या कीबोर्ड पे एक्टिविटी करना पड़ेगा, कुछ असेंबलिंग करना है, ये सारे काम फिजिकल एक्टिविटी में आता है। रिलेशनशिप विद रिक्वायरमेंट्स, रिलेशनशिप विद अदर पीपल यानी सीनियर और जूनियर के साथ आपका कौन आपका बॉस रहेगा, किसको आपको फीडबैक देना है, किससे आप रिपोर्टिंग ले सकते हैं, ये सारे कहाँ मिलेंगे? तो ये अंडर द हेड ऑफ रिलेशनशिप विद अदर्स मिलेंगे। फिर जॉब कॉन्टेक्स्ट एंड फिर डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स। जॉब कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या होगा? जॉब से रिलेटेड जो वहां का सोशल या फिजिकल एटमोस्फेयर है, लाइक हाई टेम्परेचर है या पर्सनल कैसा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, क्या कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन है या फ्रेंडली सिचुएशन है, ये सारा जॉब के कॉन्टेक्स्ट में, जॉब के परिप्रेक्ष्य में आपको ये सारा मिलेगा। एंड देन अदर जॉब कैरेक्टर्स में आता है ऑल अदर एक्टिविटीज, कंडीशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्टिविटीज और क्या क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, वो सब इसके अंदर आएगा। एक बार मैं देख लेती हूँ किसी और ने ज्वाइन तो नहीं किया है, कोई है तो नहीं वेटिंग रूम में? नहीं, कोई नहीं है वेटिंग रूम में। ठीक है, अभी वापस से हम चलते हैं MPDQ। ये एक दूसरा मेथड है। इसका मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट, इसका मतलब होता है मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन। यानी कि ये जो मेथड है मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन, ये एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है मैनेजरियल जॉब को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इसको Yes, हम sir. लोगों ने मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन बताया था, जिसमें 2 से 3 घंटा लग सकता है इस पूरे क्वेश्चन को भरने में, क्योंकि ये मैनेजरियल लेवल के जॉब के नीड्स को फुलफिल करना होता है। क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड है, यू हैव टू जस्ट टिक, लेकिन इस डिटेल्ड जो भी क्वेश्चंस होता है ना वो होता है, और रिस्पोंडेंट्स को समय चाहिए होता है इसको भरने के लिए। 2-3 घंटे का समय लग सकता है इसको पूरा भरने में। इन मोस्ट केसेस जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनको स्टेट करना होता है कि कितना इंपॉर्टेंट यह काम है उस पोजीशंस के लिए। देखो बहुत सारे काम है जो एक मैनेजर करना होता है, लेकिन देन यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि कौन काम बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे सेकेंडरी इंपॉर्टेंट क्या है, उसके बाद थर्ड टर्सरी इंपॉर्टेंट क्या है। तो इस तरीके से पोजीशन वाइज काम को प्रायोरिटाइज इसके अंदर करना होता है। ठीक है, समझ में आया? मैनेजरियल डिस्क्रिप्शन को जानने के लिए हम लोग MDPQ यूज करते हैं। ओके, Yes, अब ma'am. है हमारा फंक्शनल जॉब एनालिसिस। फंक्शनल जॉब एनालिसिस क्या होता है? नॉर्मली फंक्शनल जॉब एनालिसिस क्या है? वर्क ओरिएंटेड जॉब एनालिसिस अप्रोच है। ठीक है, ये एक होल पर्सन को उसके काम पे डिफाइन करता, मतलब एक कंप्लीट आदमी का उसके काम पे क्या क्या रोल होगा, क्या फंडामेंटल कंपोनेंट्स होगा। जैसे कि 3 एलिमेंट्स इसमें यूज किया जाता है, डेटा, पीपल एंड थिंग्स। ठीक है, डेटा, पीपल एंड थिंग्स को इसमें क्या किया जाता है? एक्सप्लेन करने का और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश किया जाता है। ऑलमोस्ट 5 स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है FJA। देखो मैं स्टेप्स बताती हूँ, एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला है द फर्स्ट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स फॉर द FJA एनालिसिस। यानी कि फंक्शनल जॉब एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये आइडेंटिफिकेशन, ये एनालिसिस दोनों ही चीजें डिस्क्राइब करेगा। व्हाट शुड बी यानी कि क्या काम होना चाहिए, और क्या है, समझ में आया? यानी जो एग्जैक्टली है और जो होना चाहिए दोनों को एनालाइज करेगा। ठीक है, फर्स्ट Yes, स्टेप समझ में आया। सेकेंड स्टेप, जब हम ये क्या कर रहे हैं? जॉब को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मेथड है जिस तरीके से, जैसे हमने अभी पैनल एक्सपर्ट मेथड देखा, ऑब्जर्वेशन मेथड देखा, वैसे ये भी एक मेथड है। उसके बाद द सेकेंड स्टेप इज द आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ टास्क। अब आपको क्या करना है? टास्क को आइडेंटिफाई करना है और उसको डिस्क्राइब करना है। लाइक
अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है उस काम में, मान लीजिए कि आपको यहाँ एग्जांपल्स के साथ है कि मान लो कंप्यूटर ऑपरेट करना है, उस काम का ये टास्क होगा, फिजिकल टास्क, फिजिकल एक्सरसाइज होगा कि कंप्यूटर आपको चलाना पड़ेगा। मेंटल होगा कि आपको डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। इंटरपर्सनल यानी कि आप कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हो, तो आपको कंसल्टिंग का काम है, या आपको काउंसलिंग का काम है, या आपको क्लाइंट से बात करने का काम है, तो वो आपका कंसल्टेशन या फिर काउंसलिंग का काम आपका इंटरपर्सनल काम हो जाएगा। अब इन सारे टास्क स्टेटमेंट्स को जो डेवलप करते हैं, दैट शुड मस्ट कंफर्म टू द स्पेसिफिक रिटन फॉर्मेट, यानी कि इसको हम रिटन फॉर्मेट में जरूर कंफर्म करना चाहिए इन सारे स्टेप्स को, ठीक है ना। टास्क, मेंटल, फिजिकल टास्क, मेंटल टास्क एंड इंटरपर्सनल टास्क, यहाँ पर हम तीनों डिसाइड करते हैं। तीसरे स्टेप्स में क्या है कि जैसे हम करते हैं इसको 7 स्केल्स लेते हैं, ये स्केल्स है। सबसे पहला 3 स्केल्स होगा वर्कर का फंक्शन स्केल। फंक्शन स्केल को हमने पहले भी बताया, 3 स्केल्स होता है, डेटा, पीपल एंड थिंग्स, राइट। सबसे पहले पॉइंट मैंने देखा तो डेटा, पीपल एंड थिंग्स, 3 स्केल्स। फिर वर्कर इंस्ट्रक्शन, फंक्शंस के लिए क्या क्या आएगा, डेटा, पीपल और थिंग्स। इंस्ट्रक्शंस स्केल पे क्या आएगा, कितना ज्यादा आपको सुपरविजन मिलेगा, कितना ज्यादा आपको सपोर्ट या गाइडलाइंस मिलेगा या कंट्रोल आप पे ऊपर किया जाएगा। और 3 स्किल्स जो है वो 3 एक 4 हो गया, और 3 स्किल्स बचे, वो रीजनिंग का है, मैथमेटिक्स का है और लैंग्वेज का है। मतलब उसमें कितना मेंटल एक्सरसाइज आपको उसमें कितना करना पड़ेगा, कितना रीजनिंग है उस काम को करने में, कितना आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रहना चाहिए, किस तरीके का लैंग्वेज का यूज होना है वहां पे, और मैथमेटिक्स यानी क्या कुछ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है उस टास्क में, ठीक है। ये सातों स्केल्स पे इसको इवेलुएट या एनालाइज किया जाता है। समझ में आया? यस मैम। फिर फोर्थ स्टेप में है the analyst develops performance standards to assess the result of the worker's task। इसके बाद एनालिसिस एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डेवलप करता है जिससे कंपैरिजन करेगा वर्कर के टास्क को। और फाइनल स्टेप में डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेनिंग कंटेंट, फाइनली आप ट्रेनिंग कंटेंट को डेवलप करेंगे, यानी एफजेए में जो भी टास्क आप आइडेंटिफाई करके लाए हैं कि ये काम करना पड़ेगा और इसके लिए ये मेंटल, ये फिजिकल और ये इंटरपर्सनल स्किल्स की जरूरत है, रीजनिंग या कैलकुलेशंस की जरूरत है, उसके लिए आप कैसा ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे जॉब होल्डर को, वो भी आपको यहाँ पे फाइनल करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली जो ये एफजे होता है ये वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इसको ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, इसको ज्यादा यूज किया जाता है। और जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होता है रिलेशनशिप में, पीपल, डेटा और थिंग्स, यानी क्या डेटा है, कैसे लोग हैं और क्या काम करना, उसके बीच में जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज होता है उसको ये आइडेंटिफाई करता है। ये क्वांटिटेटिव स्कोर है, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन, इससे फायदा क्या होता है कि आप किसी भी पोजीशन के लिए वेज या सैलरी फिक्सेशन में, उसके रेट को फिक्सेशन में आप हेल्प हो सकता है, और एम्प्लॉय के सक्सेशन प्लानिंग में भी आपको ये एफजेए हेल्प करेगा। लेकिन जो नेगेटिव साइड है एफजेए का वो ये है कि इट इज टाइम कंज्यूमिंग, एंड अगर आप किसी को ये सिखाना चाहते हैं कि एफजेए मेथड को कैसे यूज करो, तो ठीक है, मैं बीच बीच में देख रही हूँ कि कोई है तो नहीं क्लास में। तो क्या होता है कि अगर आपको, तो ये टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी भी इसमें लगता है, यानी टाइम एंड मनी दोनों को ये कंज्यूम करता है अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो। नॉर्मली ये यूज कहाँ होता है, ज्यादातर इसको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए जाते हैं, ठीक है। यस मैम। अब फाइनली हम आते हैं इतना दिन तक जो हमने पढ़ा अभी तक कि जॉब एनालिसिस क्या है, जॉब एनालिसिस का यूज क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, जॉब एनालिसिस को कैसे कर सकते हैं, तो प्रोसेस क्या है, 5 स्टेप्स हमने देखा तो उसमें अभी भी मैंने उसको डिस्कस किया है। फिर 5 स्टेप्स याद है ना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के कंपैरिजन में रिप्रेजेंटेटिव पोजीशंस को एनालाइज करना, फिर जॉब के डेटा को एनालाइज करना, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। तो अब हम फाइनली कहाँ पहुंचे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन पे। मैंने बहुत बार बताया है, एक बार फिर से बता देती है कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, रिटन स्टेटमेंट ऑफ जॉब्स, जॉब होल्डर का एक, जो भी कोई वो काम कर रहा है उसका एक रिटन स्टेटमेंट होता है कि उसको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे करना पड़ेगा और किस कंडीशन में उसको वो काम करना है, क्यों करना है, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस स्थिति में करना है और क्यों करना है। इस सब का आंसर कहाँ मिलेगा आपको, जेडी के अंदर मिलेगा, जॉब डिस्क्रिप्शंस के अंदर मिलेगा। इस पे इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट में करना है, किस कंडीशन में आपको एम्प्लॉयमेंट दी गई, कितने घंटे का आपका काम है, जॉब का नेचर क्या है, सारा कुछ डिस्क्राइब रहता है।
जैसे कि हम इसको कंटेंट पे अगर चलोगे तो तुम कंटेंट को ध्यान से देखोगे तो इसमें अब आपको जब मैंने जॉब कंटेंट दिखा दिया कि जॉब डिस्क्रिप्शन का ये सब कंटेंट होता है, यानी किसी भी आदमी का जब जॉब, किसी भी पोजीशन का, आदमी का नहीं सॉरी, पोजीशन का जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। तो जब आप किसी भी पोजीशन का जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले टाइटल लिखेंगे, यानी कि क्या टाइटल होगा, असिस्टेंट मैनेजर, कोड क्या होगा EO59 मान लो, या यस फिर मैम। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है तो PO मान लो P03 हो सकता है, ये प्रोडक्शन का उसका कोड हो सकता है, डिपार्टमेंट का उसमें कुछ प्रोडक्शन से P फॉर प्रोडक्शन, कोड नंबर यानी 03 यानी थर्ड नंबर के जो डेजिग्नेशन पे है, असिस्टेंट मैनेजर है या फिर एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, वो उसका कोड हो गया, और जॉब टाइटल लिख रहा है कि ये असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये सारा जॉब टाइटल में आ जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहले आपको नाम, फिर जॉब टाइटल, उस जॉब का क्या नाम है। यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एम्प्लॉयज चेंज होते रहेंगे, लेकिन उस जॉब का जो पोजीशन है उसका कंटेंट सेम रहेगा, राइट। तो सबसे पहले लिखना है, मान लो एग्जीक्यूटिव लिखना है या प्रोडक्शन मैनेजर लिखना है, फिर हम उसका कोड लिख देंगे PO3 PO5 PO35 वॉट एवर नंबर है। फिर जॉब समरी, कि आपको करना क्या है इसमें, ब्रीफ राइट अप, ठीक है ना, कि क्या क्या करना है। फिर एक्टिविटीज की कैसे करना है, क्या क्या आपको दिया जाएगा मशीन, या क्या क्या टूल्स को आपको यूज करना है, कौन कौन से आप में जो स्किल है वो होना चाहिए इस काम को करने के लिए, वो यहाँ नहीं मेंशन होगा। मशीन कौन सा रहेगा, मटेरियल क्या यूज करना है, कितना सुपरविजन आपके ऊपर रहेगा, कितना कंट्रोल रहेगा, आपके एक बॉस होंगे या आपके 10 बॉस रहेंगे, ये सारा क्लैरिफिकेशन रहेगा यहाँ पे। वर्किंग कंडीशन यानी फिजिकल कंडीशन क्या रहेगा, क्या आपको बहुत गर्म जगह जा, मान लो कहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली वहां का टेम्परेचर क्या रहेगा, फैक्ट्रीज का वही टेम्परेचर रहेगा। हाई रहता है, नॉइज रहेगा वहां पे, लाइट्स यस। का व्यवस्था प्रॉपर होना चाहिए, या फिर आपको माइनस टेम्परेचर में काम करना है, या आपको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में काम करना है, या फिर नाइट शिफ्ट में काम करना है, या फिर डे शिफ्ट में काम करना है, ये सारा चीज लिखा रहता है JD में। एंड देन सोशल एनवायरनमेंट, सोशल मतलब आपके सोशल एनवायरनमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका ग्रुप साइज क्या रहेगा, आपके टीम का क्या साइज रहेगा, आप किस पोजीशन पे रहेंगे, आपसे नीचे कितने लोग हैं, आपके ऊपर कितने लोग हैं, समझ में आए, ये आपके सोशल एनवायरनमेंट। इन सब चीज को डिस्कस कौन करेगा, जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यस यहाँ मैम। मैंने लिखा है कि जब आपको जॉब डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज के लिए लिखना हो तो कैसे लिखना चाहिए, दिया आप, हो सकता है HR के लिए कभी आप अप्लाई करें तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए दिया जाए। यस मैम। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन में अर्नेस्ट डेल ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, कुछ निर्देश दिए हैं कि आपको इस तरीके से फॉलो करना चाहिए एक जॉब डिस्क्रिप्शन को लिखते समय। सबसे पहले नेचर और स्कोप ऑफ जॉब को लिखना है, ठीक है ना। JD शुड इंक्लूड या इंडिकेट नेचर एंड स्कोप ऑफ जॉब, ऑल इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, यानी कि नेचर क्या है, वर्क का नेचर क्या है, मैनेजरियल नेचर है, क्लरिकल नेचर है, सुपरवाइजरी नेचर है, और स्कोप है, उसको कितना क्या काम करना है, कितने उसके रिलेशनशिप है, क्या क्लाइंट से काम करना है या सप्लायर के टच में रहना है, या फिर इन हाउस जो भी लोग हैं उन्हीं से काम करवाना है, फोरमैन से काम करवाना है, वर्कर्स से काम करवाना, जो भी रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करिए। दूसरा है ब्रीफ, संक्षेप में, ये संक्षिप्त होना चाहिए और एकदम फैक्चुअल बेसिस पर होना चाहिए, आपका ओपिनियन इसमें नहीं चाहिए, जो काम है बस काम का वर्बल एकदम एक्टिव वर्क उसमें लिखो, और प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा ब्रीफ प्रिसाइज एंड फैक्चुअल, जो सही बात है पॉइंट वाइज लिखिए आप इसको, ठीक है। मतलब यस। अभी इसमें दिया है कि मान लो कोई पोस्टमैन का काम कर रहा तो उसका काम हो सकता है पहले मेल्स को कलेक्ट करिए, यानी चिट्ठियों को एक जगह कलेक्ट करिए, फिर सॉर्टिंग करिए कि कौन से किस मोहल्ले का चिट्ठी है ना, सॉर्टिंग ऑफ द मेल्स एंड देन डिस्ट्रीब्यूट इट, या फिर गिव पीपल टू डिस्ट्रीब्यूट इट, पोस्ट मास्टर का एक काम हो सकता है ये। तो आप इतना एक्टिव वर्ब के रूप में काम को यूज करिए कि आपको ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट काम करना है, ओपिनियन इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका जॉब डिस्क्रिप्शन से क्लियर कट पिक्चर हो जाना चाहिए जॉब का कि क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। थर्ड जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है जॉब डिस्क्रिप्शंस को बनाने के लिए वो क्या है कि जो वर्ड्स है वो बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए, जैसे कि
बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का है, बहुत सिंपल नेचर का है, बहुत हजार्डस नेचर का है। जो डिग्री ऑफ स्किल है वो बहुत स्पेशलाइज्ड डिग्री आपको चाहिए, ठीक है ना। मार्केटिंग का काम करने के लिए ये जो काम है उसमें आपको मार्केटिंग में इतने साल का, मार्केटिंग में आपको ये एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, इतना आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। जो भी स्पेसिफिक वर्ड्स है वो आप उसको डिनोट करिए। अगेन यस यहाँ पे एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशंस नहीं पूछ रहा है, क्या नेचर ऑफ वर्क है, कितना कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, इजी है, ठीक है। स्किल्स किस तरीके का रिक्वायरमेंट है, स्किल्स का क्या नीड है यहाँ पे, क्या वो काम स्टैंडर्ड है यानी रूटीन नेचर का है, या फिर वो रूटीन नेचर का नहीं है, अचानक से ही रैंडम काइंड ऑफ वर्क है, रैंडमली आ जाता है आपके पास। उसके बाद डिग्री एंड टाइप ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी आप उसके लिए कितने अकाउंटेबल होंगे, और आपका सीनियर या आपका जूनियर उस पोजीशन, उस काम के लिए, उस काम के सक्सेस के लिए या फेल्यूर के लिए कितना अकाउंटेबल है, ठीक है। ये सब चीज में मेंशन होगा। सुपरविजन लेवल यानी किस तरीके का आपका सुपरविजन होगा, कितना आपको असिस्टेंस मिलेगा, एंड फाइनली रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, किसको आप रिपोर्ट करेंगे और कितनी बार आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। ये सब जब आप ध्यान देंगे तो आप एक बेहतर जॉब डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। अब हम आते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन पे। मैंने पहले बोला था कि जॉब डिस्क्रिप्शंस में क्या लिखते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शंस में ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, शिफ्ट, कंडीशंस, एनवायरनमेंट, इसका हम जिक्र करते हैं, ठीक है। किस शिफ्ट में काम करना है, किस कंडीशन में काम करना है, और आपकी ड्यूटीज क्या, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब स्पेसिफिकेशन पे आते हैं। स्पेसिफिकेशन विल डील विथ SKA। SKA मतलब होता है स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज, यानी उस काम को करने के, यस मैम वाइन, WINE, ओके। सो SKA इज स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज। इन तीनों चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे जो कोई भी आदमी है, अगर उसको कोई काम करना, तो उसका एजुकेशन कहा था, क्या मैट्रिकुलेट चलेगा, क्या ग्रेजुएट चलेगा, क्या कोई डिप्लोमा डिग्री चाहिए, क्या MBA चाहिए, क्या PGDM चाहिए, क्या IT फील्ड का चाहिए, एक्सपीरियंस अगर चाहिए तो कितने साल का चाहिए, फ्रेशर चलेगा क्या, या फिर फ्रेशर चलेगा, या फिर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर 15 साल का। देखते हो जितना हायर पोजीशन के लिए हम रिक्रूटमेंट करते हैं उतना ज्यादा एक्सपीरियंस लगता है। 15 साल का एक्सपीरियंस मतलब कि काफी मैच्योर एम्प्लॉय चाहिए टॉप लेवल पोजीशन के लिए, क्योंकि 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद कोई लोअर लेवल पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं नहीं कर सकते। करेगा, ठीक है। स्किल्स क्या क्या आपको उसमें होना चाहिए, क्या क्या एडिशनल स्किल्स होना चाहिए, क्या नॉलेज और एबिलिटी चाहिए इस टास्क को पूरा करने के लिए, ये सब कहाँ पर होता है, ये सब जॉब स्पेसिफिकेशन में होता है। तो हर एक जॉब को डिफाइन करने के लिए, जॉब डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करने के लिए एक डिजायरेबल जॉब स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, जिसमें एजुकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स की अगर हम बात करें तो कितने साल का प्रैक्टिस है, क्या आपने किया है, जॉब आप क्या किसी के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार कर सकते हैं, या क्या इंटरव्यू ले सकते हैं, क्या प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ये सब आएगा नॉलेज एबिलिटीज में। वर्क ओरिएंटेशन आ सकता है, जिससे कि आपको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है ना, ट्रैवल कितना करना पड़ेगा। आपके जॉब का 50% पार्ट ट्रैवलिंग है, तो होता है ना मार्केटिंग में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग। आपको कितना टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, टेलीफोन पे आप कितना ज्यादा कनेक्टेड रहने की जरूरत पड़ेगी, आप टेलीफोन ऑफ नहीं कर सकते। मार्केटिंग में होता है ये सब काम। यस मैम अगेन उसके बाद एज क्या आता है कि प्रेफरेबली एज क्या होना चाहिए, 30 to 40 होना चाहिए, 40+ होना चाहिए, या 30 to 35 होना चाहिए, यानी एज, एजुकेशन, सेक्स, उसके बाद क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सब सारे चीज डिस्कस हो जाते हैं कहाँ पे, जॉब स्पेसिफिकेशंस में। जॉब स्पेसिफिकेशंस को अगर हम डिफाइन करें तो इसमें भी 3 कैटेगरी बना सकते हैं। एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, यानी उस काम को करने के लिए जो बहुत जरूरी है, जिसके बिना वो काम नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। दूसरा है डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स। डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब हो गया, यानी जो होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास अगर तुम MBA हो तो वेल एंड गुड, ऐसे तो ग्रेजुएट से काम चल जाएगा, बट इफ देयर डिप्लोमा डिग्री इन द सेम थिंग तो ये ज्यादा प्रेफरेबल है, बोलते हैं ना किसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो वो यस डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स है। वैसे जो आपके पास होगा तो ज्यादा अच्छा, मतलब सोने पे सुहागा, ठीक है ना। एसेंशियल जिसके बिना आपको ये नौकरी नहीं मिलेगी, डिजायरेबल जो होगा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। एंड कॉन्ट्रा इंडिकेटर्स क्या हुआ, आप में कोई वैसा गुण या दोष जिसकी वजह से आप इस काम को नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन हुआ। जैसे कि कोई बहुत ज्यादा
इंट्रोवर्ट है, तो क्या इंट्रोवर्ट पीपल हेल्प बहुत सारा जो काउंसलिंग या फिर बहुत ज्यादा जो मार्केटिंग में ओरिएंटेड है, कस्टमर से मिलने का, उनको इन्फ्लुएंस करने का काम है, उसके लिए क्या सूट करेगा? तो मे बी ये कॉन्ट्राइंडिकेशन हो, नहीं सूट करेगा, ठीक है ना। आपको थोड़ा इन्फ्लुएंशियल, थोड़ा अच्छा वक्ता होना चाहिए मार्केटिंग या फिर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने बिजनेस और अपने प्रोडक्ट के तरफ। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे एसेंशियल या डिफरेंट कैटेगरीज है जिसको जॉब स्पेसिफिकेशन के एलिमेंट के रूप में हम समझ सकते हैं, ठीक है। यस मैम। नॉर्मली जब हम जॉब स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर करते हैं तो इसको किसके कंसल्ट में करते हैं? इसको जॉब होल्डर्स। अच्छा, जो आदमी उस काम को कर रहा है उससे अगर तुम बात करोगे तो कमियां बहुत जल्दी बता देगा, अरे यहाँ ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। जब यस तक मैम। आप उस काम को करेंगे नहीं तब तक आप उस काम में क्या अभाव रह गया नहीं बता पाएंगे। तो जो जॉब होल्डर है उससे आप पता उससे आप इंटरव्यू के थ्रू उससे बातचीत करके आप पता कर सकते हैं कि इस जॉब के लिए और क्या क्या होगा तो इस काम को करने में आसानी हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आप एज रिक्वायरमेंट, उसका नॉलेज, उसके डिग्रीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सुपीरियर से ओपिनियन ले सकते हैं कि क्या एडिशनल इनपुट्स है इस काम के लिए और क्या क्या किया जा सकता है, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इस काम के जॉब स्पेसिफिकेशन को। एंड देन चेकिंग द नीड्स ऑफ द अदर, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर वैसा कोई पोजीशन है तो वहां पे वो काम कैसे हो रहा और क्या क्या वहां पे लैकिंग है जिसको जिस लूपहोल को हमने फुलफिल कर दिया तो ये प्रॉपर जॉब स्पेसिफिकेशन के रूप में काम करेगा। समझ में आया? यस मैम। तो जॉब स्पेसिफिकेशन बहुत यूजफुल होता है दोनों के लिए, एप्लीकेंट्स के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों यूजफुल होता है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि आपको किस तरीके का क्वालिफिकेशन का लोग चाहिए। वो आपके पास डेटा है, आप देख सकते हैं कि सीवी में ये सब मेंशन है कि नहीं मेंशन है, और सिर्फ वैसे लोगों को इंटरव्यू में बुलाइएगा जिनके सीवी में ये सारे गुण, ये सारे क्वालिफिकेशंस मेंशन रहेंगे, है ना। और यस। और ये एप्लीकेंट्स के लिए कैसे यूजफुल है? कोई भी जो नया रिक्रूटमेंट होता है उनको ये जॉब स्पेसिफिकेशन, एक जॉब जेडी एंड जेएस दोनों एक क्लियर पिक्चर देता है कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन में उनको एग्जैक्टली क्या क्या करना पड़ेगा। तो एक दे विल बी डूइंग इन व्हाट दे विल बी डूइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो जॉब स्पेसिफिकेशन से पता चलता है। समझ में आया? यस मैम। चलो, अभी ये सब जो हमने पढ़ा ये एक ट्रेडिशनल एचआरएम का पार्ट था कुणाल, ठीक है ना। अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काफी मॉडर्न तरीके से काम करते हैं, ठीक है ना, काफी एडवांस तरीके से काम करते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आता है जॉब एनालिसिस पे, क्योंकि देखो जब भी हम किसी पोजीशन के लिए जॉब एनालिसिस करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको एक रूटीन टाइप के नेचर में डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। आपका ये काम है, यानी आपको हमेशा यही काम करना है, राइट। आजकल यस। के जो लोग होते हैं, आजकल का जो एडवांस्ड या जो मॉडर्न एचआरएम कहता है, वो कहता है कि जो आजकल के नॉलेज वर्कर हैं, जो मेंटल काम करने वाले लोग हैं, वो रूटीन काइंड ऑफ वर्क को पसंद नहीं करते हैं। दे बिलीव इन स्ट्रैटेजी ऑफ पुल, स्ट्रेच एंड चैलेंज। उनको थोड़ा पुल करिए, मतलब जो वो कर रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग काम दीजिए, थोड़ा उनको स्ट्रेच करिए, और स्ट्रेच करिए खुशी खुशी, वो खुशी खुशी उस काम को करने के लिए तैयार हो। तो इस तरीके के लोग चैलेंजिंग टास्क पसंद करते हैं। अगर आप उनको एक जॉब एनालिसिस बना के दे दोगे और जॉब डिस्क्रिप्शन दे दोगे, जॉब स्पेसिफिकेशन दे दोगे, तो उसका क्या मतलब होता है कि उनको हमेशा इसी तरीके का काम करना है। तो इस पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है कि क्या आप आपके जो एम्प्लॉय हैं, खासकर जो मॉडर्न जो ऐसे टॉप एम्प्लॉयर्स हैं जो बिलीव करते हैं चैलेंजिंग टास्क देने पे, काम करने पे, तो उनका क्या होगा कि उनको इससे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उनको उससे, एडी मैं अभी क्लास ले रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? गेट लॉस्ट, एक सेकेंड। हाँ, मैम। मैं भी हाँ, मैं ऑडिबल मैम। हूँ। यस मैम। मैम, ब्रीफ रिटन अप का मतलब क्या होता है? क्या? ब्रीफ रिटन अप। क्या? रिटन अप करके होता है ना मैम, द जॉब समरी में था। ब्रीफ है ना, ब्रीफ मतलब संक्षेप में होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी कंसाइज, वेरी ब्रीफ। ऐसे नहीं है कि 4 पन्ने का आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना है। समझ में आया?
एकदम ब्रीफ, मैंने आपको कंटेंट बताना है एकदम छोटा होना चाहिए, जिसको ब्रीफ मतलब संक्षेप में, ब्रीफ राइटअप होना चाहिए, छोटे में कंसाइज में आपको क्लियरली बता देना है कि आपका क्या काम है, क्या ड्यूटी है, कब आपको काम करना पड़ेगा और कैसे एनवायरनमेंट में, किस तरीके के, कितने बड़े टीम साइज में आपको काम करना है। बिल्कुल पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है, कहानी नहीं लिखना है। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो अब मैं बता रही थी कि कैसे जॉब एनालिसिस आजकल के टाइम में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क लग गया है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बिलीव करते हैं, जैसे कैडबरी है, कैडबरी इंडिया जो है उसका बिलीफ क्या है कि आपके एम्प्लॉयज हंसते हुए काम करें, फन शुड बी द पार्ट ऑफ देयर वर्क, हमेशा उनके काम का एक पार्ट होना चाहिए क्या, हंसते हुए वो काम करें, ठीक है ना। वो क्योंकि ठीक है, चैलेंजिंग टास्क आप उनको दीजिए, आप उनको नए नए टास्क दीजिए, लेकिन वो टास्क कैसे वो करे, तो अच्छे से हंसते मुस्कुराते हुए स्माइल, क्योंकि उनके साथ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब आप बहुत स्ट्रेस लेके काम करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे, इसलिए स्माइलिंग एम्प्लॉय कैन बी मोर प्रोडक्टिव। तो इस थ्योरी पे वो बिलीव करता है, इसलिए वो नए नए टास्क को चेंज कर करके देता है। तो यहाँ पे जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन देना थोड़ा टफ है, पीपल डोंट लाइक दिस डेज। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज्यादा मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, लेबर के लिए बात नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है ना, जो मेंटल एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं उनको चैलेंजिंग टास्क। इसी तरह फिलिप्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, फिलिप्स सॉफ्टवेयर में भी देखा गया कि जो उनका बैंगलोर का ऑफिस है उसमें हर सुविधा है, उसमें जिम है, उसमें क्रच है, उसमें कैंटीन है, उसमें डिफरेंट कजिन्स आपको सर्व किए जाते हैं, उसमें टेनिस खेलने के लिए, उसमें योगा करने के लिए, उसमें हर तरीके की फैसिलिटी है जहाँ पे आप जा सकते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि जो टॉप और मिडिल लेवल के जो लोग हैं वो ज्यादातर अपने कुर्सी से चिपके रहते हैं और अपने वर्किंग आवर के बाद भी चिपके रहते हैं। तो अभी क्या है कि उनके लिए एक नया उनको पॉलिसी बनाना पड़ा। ट्रेडिशनली क्या है, पसंद किया जाता है, अच्छा वाह बहुत अच्छे से काम कर रहा है ये, लेकिन नए मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इसको एक्सेप्ट नहीं करता, बोलता है ऐसे करने से आप स्ट्रेस में आ जाइएगा, आप ज्यादा इफिशियंसी से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए फिलिप सॉफ्टवेयर को ये नियम बनाना पड़ा कि नो बडी कैन सिट इन टू द ऑफिस आफ्टर 9 PM, 9 बजे से ज्यादा कोई नहीं बैठा सकता, और वो भी जब बहुत इमरजेंसी हो तब, उससे ज्यादा आपको ऑफिस में नहीं बैठना है, ठीक है। क्यों? ताकि आप घर जाइए, आप घर को टाइम दीजिए, ताकि नेक्स्ट डे जब आप आइएगा तो फिर फ्रेश होकर के आप काम कर पाइएगा, तो इस तरीके का स्ट्रेस नहीं होगा। इसीलिए जो जॉब एनालिसिस है वो आज के मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा चेंज हो गया है, आपको वो हमेशा रीडिफाइन करना पड़ेगा, यानी बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। जॉब डिजाइनिंग को ट्रेडिशनल वे में आप एक फिक्स फॉर्मेट रख सकते हैं जिसको सबको फॉलो करना है, ठीक है। समझ में आया यस ये? मैम। यस तो मैम। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब किस किस चीजों से आपको हेल्प मिलेगी जॉब को रीडिफाइन करने में, यानी कि जॉब एनालिसिस को अगर आप रीडिफाइन करना चाहते हैं, फिर से बनाना चाहते हैं, तो कैसे? आजकल का जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो बॉर्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन है। बॉर्डरलेस मतलब नो हायरार्की, यस आप मैम। जाओगे, हाँ कोई हायरार्की नहीं है कि टॉप लेवल मिडिल लेवल है, भी तो 3-4 लेवल है बस, इससे ज्यादा नहीं है, बहुत ओपन है। दे हैविंग नॉट, अब जो पुराना कॉन्सेप्ट है ना केबिन का कॉन्सेप्ट खत्म होकर के क्यूबिकल का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है कि सारे एम्प्लॉयज, सारे लेवल्स के एम्प्लॉयज अपने अपने क्यूबिकल्स में बैठे और काम कर रहे हैं। केबिन मतलब क्या? हायर लेवल, है ना, तो वो हायर लेवल का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है, ठीक है, सो दैट कि यस। सबको लगे कि हम बहुत ज्यादा ओपन कल्चर में हैं, हम बहुत जल्दी, ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे, टॉप मैनेजमेंट की तरफ से ट्रांसपेरेंसी है, एम्प्लॉयज की तरफ से इजी टू वर्क है, इजी टू टेक इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस है। उसी तरह दूसरा होता है वर्क टीम, जो टीम का नेचर है वो चेंज हुआ है, ठीक है ना, जिस जो तरीके का कॉम्बिनेशन होता है वर्कर्स का वो चेंज हुआ है। तो इन सब चीजों को देखते हुए उसके बाद फ्लैटर ऑर्गेनाइज, फ्लैटर मतलब कम से कम लेवल ऑफ हायरार्की, ठीक है ना, ज्यादा बॉस सर वाला हायरार्की नहीं रखना है। तो जो टॉप लेवल एम्प्लॉयर्स है, टॉप एम्प्लॉयर्स है आजकल, वो इन सब कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, उसके लिए जॉब एनालिसिस कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि दे कीप ऑन चैलेंजिंग देयर एम्प्लॉयज, ठीक है ना, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखने के लिए वो चैलेंजिंग काम करते रहते हैं। फिर भी कुछ एक की पोजीशंस के लिए आपके पास एक रफ जेडी और जेएस होना चाहिए, जॉब एनालिसिस होना चाहिए। क्लियर? यस मैम। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन आयर्स है, मैं चाहूंगी कि तुम लोग, अगर तुम तो बाकी के तो कोई बच्चे क्लास अभी नहीं कर रहे हैं अभी,
तो मैं आपसे ही कुणाल नेक्स्ट क्लास में कुछ पूछूंगी, सिंपल सिंपल है, आप आंसर करने की कोशिश करना। आपके पास बुक है क्या? मैम बुक है। ठीक है, ठीक है, तो आई आस्क यू सम क्वेश्चन, आप उसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है? मैम आप बोले थे कि आप नोट्स भेजेंगे। हाँ, आज वो कंप्लीट हो गया तुम्हारा, ये जो जॉब एनालिसिस का था ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, तो मुझे अब फर्दर अपडेट नहीं करना, भेजूंगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पे चलेंगे, ठीक है? जो फर्दर मैन पावर प्लानिंग का, मैन पावर प्लानिंग हम लोगों ने पढ़ा था, याद है? कितना यस नंबर ऑफ एम्प्लॉय जरूरत है, उसके बाद हम आए कि जो उन लोगों के लिए जॉब एनालिसिस कैसे प्रिपेयर करेंगे, और अब हम लोग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पे चलेंगे, फिर ट्रेनिंग, फिर फर्दर चैप्टर्स, ठीक है? तो मैं इसका भी भेज देती हूँ, मैम, ठीक है? पिछले प्रीवियस क्लास में आपने कुछ लिखवाया भी था। नहीं, मैं कुछ अच्छा। लिखवाती नहीं हूँ, मैं हमेशा आपको देती हूँ नोट्स, इसलिए नहीं लिखवाती हूँ कि क्लास में तो लिखवाना आसान है, ऑनलाइन में मैं सोचती हूँ कि आपके पास, मैं नॉर्मली स्क्रीन शेयर करके आपको बता देती हूँ सारी चीजें, ठीक है? क्यों, आपने कुछ लिख? लास्ट नो मैम, लास्ट का कुछ क्लास मेरा छूटा था ना, तो वही पूछ रहा था, कुछ लिखवाया हाँ, था या कुछ आपको, आप लास्ट में देखिए नहीं, सारे के नोट्स मैं भेजती जा रही हूँ, आप पढ़ के देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आए तो पूछिए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? मैं जो यस भी मैम। बताती हूँ वो आपको भेजते जाती हूँ, राइट? यस मैम। ठीक, ठीक है कुणाल, मैं अटेंडेंस बना देती हूँ। थैंक यू। ओके।